हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष सर। हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स। तो मेनली हम लोग इसमें पढ़ेंगे लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में और वाटर के बारे में। इसको एक रिसोर्स के रूप में कैसे यूज हम करते हैं, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है इन तीनों ही रिसोर्स का, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम लोग को यह जानना भी ज़रूरी है कि सॉइल के बारे में ही अगर लेते हैं, किसी एक टॉपिक उठाते हैं, तो सॉइल जो है वो कैसे बनता है, किस ऑर्गेनिज्म से बनता है, किस टाइप का सॉइल होता है और सॉइल का कौन कौन सा लेयर होता है, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंट्रोडक्शन, तो आइए इसको देखते हैं पहले। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्स, इट सर्व एज द सोर्स ऑफ ऑल अदर रिसोर्स। लैंड जो होता है वह जितना भी नेचुरल रिसोर्स है उस सभी में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रखने वाला है, जो दूसरे अन्य रिसोर्स को यह सर्व करता है, देता है, सच एज द मिनरल, फॉरेस्ट, द लाइफ फॉर्म एवब एंड बिलो द सरफेस, प्लांट एंड एनिमल के रूप में। अब यह बात है कि दूसरे किसी भी रिसोर्स को यह कैसे सर्व करता है लैंड। तो एक मिनरल के रूप में ये मिनरल जो है वो कहाँ है, तो लैंड में ही है। फॉरेस्ट कहाँ है, तो लैंड में ही है। लाइफ जो है वो कहाँ है, तो वो लैंड में ही है। वह इनर पार्ट में भी है, आउटर पार्ट में भी है, बिलो में भी है, जैसे प्लांट है और एनिमल है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, सरफेस वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन। दूसरा यह कह रहा है कि सॉइल जो है वह डिफरेंट टाइप का है, सरफेस ऑफ वाटर एंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन, मतलब लैंड ही है जहाँ पे वाटर सरफेस है, ह्यूमन सेटलमेंट होता है, लोग रहते हैं, लोग सेटल करते हैं, पॉपुलेशन है। लेट अस अंडरस्टैंड द लैंड एंड अदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स सच एज द सॉइल एंड वाटर एंड देयर यूज इज इन मोर डिटेल। अब इसमें आप लोग इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है लैंड का, और नेक्स्ट हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल चीज़ को डिस्कस करेंगे, सॉइल रिसोर्स के बारे में भी, वाटर रिसोर्स के बारे में भी। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। ऑल ह्यूमन बींग्स लिव ऑन द अर्थ एंड यूज इट फॉर द एग्रीकल्चर एंड वेरियस अदर पर्पस। What percentage of earth is land? It is only about a 30% of total area of earth surface. इसमें यह कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स जो रहता है वह कहाँ पे रहता है, तो लैंड पे रहता है, और इसका वह यूज करता है वेरियस पर्पस में। मेनली इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो एग्रीकल्चर के रूप में करते हैं। अर्थ पे जो लैंड है वह कितना है, तो अर्थ पे जो लैंड है वह 30% है, मतलब कि अर्थ सरफेस जो है उसका 1/3 जो एरिया है वो लैंड सरफेस का एरिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द लैंड सरफेस इज ऑल्सो नॉट सम एवरवेयर, देयर लेवल प्लेन, अपलैंड एंड प्लेट्यू, हिल एंड माउंटेन्स एंड वेरियस लोकेशन। मतलब इसमें यह कह रहा है कि जो लैंड सरफेस है वह सभी जगह ही इक्वल नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। मतलब कि कहीं पे प्लेन एरिया है तो कहीं पे अपलैंड है, कहीं पे प्लेट्यू पठारी एरिया है तो कहीं पे हिली एरिया है, तो कहीं पे पहाड़ है, माउंटेन का एरिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड
प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स। डिफरेंट टाइप का जो अलग अलग टाइप का प्रकार का जो लैंड होता है उसमें अलग अलग टाइप का रिसोर्स भी पाया जाता है। देयरफॉर all places are not evenly populated. In addition, the area with extremely cold and hot climate is sparsely populated. दूसरी बात यह कह रहा है कि जो लैंड एरिया है वह सभी जगह ही पॉपुलेटेड नहीं है, मतलब सभी जगह जनसंख्या नहीं पाया जाता है। दूसरी बात है कि कहीं पे एक्सट्रीमली कोल्ड भी होता है, काफ़ी ठंड भी पड़ता है, तो कहीं काफ़ी गर्मी भी पड़ता है। सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल द आर्कटिक एरिया, द डेजर्ट एंड हाई माउंटेन as the farmer. On other hand, most of the world are very fertile. को अगर फर्टिलिटी के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यह सभी जगह एक तरह के फर्टिलिटी नहीं पाया जाता है, कहीं पे अधिक फर्टिलिटी पाया जाता है तो कहीं पे कम फर्टिलिटी पाया जाता है। Generally, human end to live in area with moderate climate, fertile soil and level land. The plain have all these features, so they are the most populous area in the world. अब नेक्स्ट यह कह रहा है कि ह्यूमन नेचर जो है उसमें यह है कि ह्यूमन लिव कहाँ करता है, मतलब लोग कहाँ पे बसते हैं, कहाँ पे रहते हैं। तो जनरली यही होता है कि जहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट कर रहा है, जहाँ का क्लाइमेट चेंज करता रहता है, फर्टाइल सॉइल होता है, उपजाऊ मिट्टी होता है और प्लेन लैंड होता है, लेवल लैंड होता है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट सबसे अधिक होता है। मोस्टली जो पॉपुलेटेड एरिया होता है वो वही एरिया होता है। लैंड का यूज क्या है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। लैंड यूज टेल अस हाउ लैंड by humans. Generally, land is used for the purpose of agriculture, settlement and other urban development such as road and industry by humans. इसमें यह कह रहा है कि लैंड का जो यूज होता है वह ह्यूमन के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। तो यूटिलाइज किस किस रूप में होता है, तो जनरली यह देखा गया है कि लैंड का जो यूज होता है वह एग्रीकल्चर पर्पस में होता है, सेटलमेंट के पर्पस में होता है, कहीं भी बसने घर बनाने के पर्पस में किया जाता है, या अर्बन से डेवलपमेंट या शहरीकरण के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे रोड बनाना हो गया, इंडस्ट्री लगाना हो गया, ये सब यूज होता है लैंड का। लैंड यूज रिफर टू द इकोनॉमिक यूज ऑफ लैंड। द लैंड कैन बी यूज एज एग्रीकल्चर फील्ड टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स और इंडस्ट्रियल एरिया टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज। लैंड का जो यूज होता है, अगर इकोनॉमिकल यूज की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकल यूज मुख्य रूप से दो ढंग से किया जाता है। किस रूप में, तो एग्रीकल्चर फील्ड के रूप में उसको डेवलप किया जाता है, कल्टीवेटेड क्रॉप उसमें लगाने के लिए। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप किया जाता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जाता है। अब देखते हैं कि लैंड कवर कितना करता है। तो लैंड कवर इज द फिजिकली एलिमेंट दैट कवर द लैंड। वेजिटेशन, बिल्डिंग और वाटर आर इंक्लूड इन इट। लैंड यूज डिपेंड ऑन द फिजिकल फैक्टर्स सच एज द ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉयल एंड मिनरल। इसमें यह कह रहा है कि फिजिकल एलिमेंट को, अगर लैंड कवर के फिजिकल एलिमेंट को अगर हम समझते हैं तो इसके लिए ये बताया गया है कि लैंड का जो अधिकतर भाग है वो वेजिटेशन में है, वनस्पति वहाँ पे है, बिल्डिंग खड़ा है, वाटर बॉडीज वहाँ पे है, वह
डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पर भी, जैसे कि ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट, कहीं पे विशेष तरह का क्लाइमेट होता है किसी लैंड एरिया में तो उसका उसी ढंग से यूज किया जाता है। अवेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड है भी, अगर वाटर रिसोर्स नहीं हो तो वहाँ पे एग्रीकल्चर संभव नहीं है, तो समझते ही हैं आप लोग, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सॉयल और मिनरल के रूप में वहाँ का सॉयल का जो कैरेक्टर है वो किस टाइप का है, किस टाइप का मिनरल पाया जाता है, तो इस पे लैंड का यूज डिपेंड करता है एक फिजिकल फैक्टर के रूप में देखते हैं तब। नेक्स्ट, इट इज एस्टिमेटेड दैट about the 11% of the earth's surface is used for cultivation, forest cover, another 28% will pasture, accounts for 34%, urban area cover approximately 5% of it। मतलब जितने एरिया को कवर करता है लैंड, उसमें 11% जो अर्थ सरफेस का एरिया है लैंड का, उसमें कल्टीवेशन होता है, कृषि का काम होता है, वह 28% एरिया है। पास्च्योर लैंड जो है वह 34% है, और जहाँ अर्बन एरिया है मतलब शहरीकरण हुआ है वह लैंड का 5% एरिया है। द रेस्ट ऑफ लैंड रिसोर्स include land that could be been used for economic purpose such as a built up structure, park and garden, one land। अब इसमें यह कह रहा है कि इसके बाद रेस्ट जो जाता है लैंड, उस लैंड का भी हम यूज करते हैं, वो भी प्रोडक्टिव है, बट उसका यूज इकोनॉमिक पर्पस के रूप में होता है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग कर दिया गया है, पार्क बना दिया गया है या गार्डन बना दिया गया है। लैंड एंड इवन वेस्टेज लैंड आर इन। अब इसी में आता है वर्न लैंड भी होता है, जो इवन वेस्टेज लैंड है जिसका हम यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे कूड़ा या किसी ढंग से वो है जिसका हम यूज नहीं करते हैं, तो इसी तरह के कैटेगरी में वो लैंड सब भी आता है। लैंड यूज ऑल्सो वेरियस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर एंड ऑल्सो विथ इन द स्मॉलर एरिया। इसमें यह कह रहा है कि लैंड का जो यूज होता है वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर एंड ऑल्सो विथ द स्मॉलर एरिया, मतलब लैंड का जो यूज होता है वह दुनिया के एक पार्ट में इसी तरह से होता है। चेंज इन द पैटर्न ऑफ लैंड यूज इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर मेनी प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज। अब इसमें यह कह रहा है कि लैंड जो होता है वह लैंड चेंज भी करता है, उसका पैटर्न चेंज करता है, तो जिसका मेनली रीजन क्या होता है, तो उसका मेनली रीजन होता है इन्वायरमेंटल चेंज। अगर इन्वायरमेंट चेंज कर गया तो लैंड का जो कैरेक्टर है वो भी चेंज कर जाता है। इट इन्फ्लुएंस द बेसिक रिसोर्स ऑफ लैंड यूज इंक्लूडिंग द सॉयल। पुअर लैंड मैनेजमेंट हैज डिग्रेडेड vast amount of land, reduce our ability of produce enough food, and is a major threat and rural livelihood in many developing country। मतलब एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एक जो काम है, एक चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है, तो जो लैंड है उस लैंड को हम यूज़फुल बनाने के लिए, उसकी मिट्टी को हम यूज़फुल बनाने के लिए, अगर कोई पुअर लैंड है तो उसको सही ढंग से हम मैनेज करके उसको हम अपग्रेड करते हैं, लैंड को अपग्रेड करते हैं, वहाँ की मिट्टी को हम फर्टाइल बनाते हैं, और इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। लैंड का जो क्लासिफिकेशन होता है वह कैसे होता है।
लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। मतलब लैंड का जो क्लासिफिकेशन होता है वह मेनली दो तरह से होता है। एक होता है जिसको प्राइवेट लैंड बोलते हैं, दूसरा है कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड क्या है उसको देखिए। प्राइवेट लैंड इज यूज्ड एंड owned by person or a group of people for पर्सनल यूज़। प्राइवेट लैंड वह लैंड होता है जो किसी एक इंडिविजुअल का होता है या किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप का होता है। कम्युनिटी लैंड क्या होता है? तो कम्युनिटी लैंड इज owned एंड यूज बाय द होल कम्युनिटी लाइक पार्क, रोड, फॉरेस्ट etc। कम्युनिटी लैंड वह लैंड होता है जिसका कम्युनिटी के हर लोग जो हैं वो इसका यूज करते हैं, जैसे कि पार्क हो गया, लैंड हो, ये सॉरी रोड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब कम्युनिटी लैंड का एग्जांपल है। दिस कम्युनिटी लैंड आर आल्सो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। कम्युनिटी लैंड को एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के रूप में। चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज। लैंड यूज का जो पैटर्न है वो चेंज कैसे होता है, तो देखिए। एट मतलब इसमें है कि लैंड का जो यूज है वह कई वर्षों के बाद चेंज करता है। तो चेंज कैसे करता है? तो चेंज have their demand on land, agriculture, mining, development are some of the change made by human to the land use। सब इसमें यह कह रहा है कि लैंड का जो यूज है वो चेंज के क्यों होता है। तो जब पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी में जब बढ़ेगा तो लैंड का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। किस रूप में? एग्रीकल्चर के रूप में, माइनिंग के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए, रोड के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। तो इन सारे डिमांड को पूरा करने के लिए जो अवेलेबल लैंड है उस लैंड का हम लोग चेंज करते हैं। साइंटिस्ट estimated that between one third and one half of our land surface has been modified by human activity। साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ को एस्टिमेट कर रहा है कि वन थर्ड और आधा जो हमारा लैंड सरफेस है उसको मॉडिफाई किया जा कर रहे हैं। किसके द्वारा? हीटी के द्वारा। आइए हम लोग इसमें देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन को। द लैंड डिग्रेडेशन हैपेंस द लैंड इज नो लॉन्गर suitable for agriculture। Some important reason for this include in and its ever increasing pressure on land, deforestation, inclusive single cropping and expensive of cities and salinizations। अब इसमें यह कर रहा है डिग्रेडेशन जो है वह एग्रीकल्चर को लॉन्ग कारण क्या होता है? तो लैंड को डिग्रेड करने का कारण होता है काफ़ी तेज़ी से जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। तो इन प्रेशर है वह बढ़ेगा। मतलब लोगों को सेटल होने के लिए
अधिक से अधिक लैंड एरिया की ज़रूरत होगी। दूसरा है कि डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल, वनों का उन्मूलीकरण, वन काटा जा रहा है। सॉइल इरोजन के कारण भी लैंड डिग्रेड करता है। ओवर गार्जिंग ऑफ एनिमल, अधिक अगर किसी भी मवेशी के द्वारा अगर चराया जाता है किसी लैंड को, तो इसके कारण भी लैंड डिग्रेड करता है। अगर एक ही क्रॉप अगर लगाते हैं, एक ही तरह का क्रॉप अगर लगाते हैं एक लैंड एरिया में, तो इसके कारण भी लैंड जो है वो डिग्रेड करता है। और सिटीज़ के एक्सपेंशन के कारण भी, अगर शहरीकरण हो रहा है, शहर का संख्या अगर बढ़ रहा है, तो इसके कारण से भी are the responsible for the removal and nutrients for the land and add this natural flood and landslide। इसके बाद यह कह रहा है कि यह लैंड को डिग्रेड के कारण से लैंड जो है वो डिग्रेड करता है। जैसे नेचुरल डिजास्टर कोई भी होता है, मान लीजिए कि कोई फ्लड वगैरह, बाढ़ आ जाता है या लैंड स्लाइडिंग होता है, इस कारण से भी लैंड डिग्रेड करता है। The impact of land degradation is huge. Land productive costs down, leading to the uncertainty about food। लैंड डिग्रेड करने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका एक बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ता है। और लैंड जो है वह प्रोडक्टिव नहीं रह जाता है, और जिसके कारण से फूड क्राइसिस होने का समस्या होता है। इट ऑफ्टन लीड टू द माइग्रेशन एंड जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। लैंड को डिग्रेड करने से प्रॉब्लम ये होता है कि जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करता है, उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे चला जाता है जहाँ पे लैंड डिग्रेड कर चुका है, और इकोसिस्टम हमारा जो है वह डिस्टर्ब होता है। कैन बी कंट्रोल दिस सिचुएशन टू, परहैप्स वी कैन टू सम एक्सटेंट। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू reclaim degraded land. Sometimes survivably degraded land might not be reclaimed at all। अब यह है कि यह संभव है, हम लोग को करना चाहिए, होने से बचाए। और दूसरा है कि लैंड जब एक बार डिग्रेड हो जाता है तो इसको फिर से चेंज करना बड़ी प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है, और यह पूरी तरह से कंट्रोल में आ भी नहीं पाता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।